नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपके एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो कि है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज, और हम उसी कहानी को क्या करेंगे, जो कहानी हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, उसी कहानी को हम आगे कनेक्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर मैंने छोड़ा था कि इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर लिया था। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। लोगों ने 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत दी थी। 1970-71 के इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली थी और वापस से कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर लिया था। तो देखा जाए तो हर जगह फिर से हमें कांग्रेस ही कांग्रेस देखने को मिल रही थी। तो आखिर अब समस्या कहां पे? तो जरा दो तीन चीजें तुम समझने की कोशिश करो। सबसे पहली समस्या जो चल रही थी वो सरकार और जुडिशरी, मतलब पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में चल रही थी। ये समस्या क्या थी आखिर? सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि सरकार जो इनिशिएटिव ले रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो उस पर एग्री नहीं कर रहा था। एक पॉइंट ये जा रहा था। हम लोग ये देख रहे थे कि कोर्ट, कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस बार बार कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रही थी। कांग्रेस जो है वो कोर्ट के ऊपर बार बार आरोप लगा रही थी कि कोर्ट क्या है, कोर्ट एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूट है। कोर्ट जो है वो सोशलिस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है। जब भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है किसी न किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। तो इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, इसके चलते हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट है भैया वो किस पर आरोप लगा रहा था, वो सरकार से बोल रहा था कि सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रही है। तो ये उस समय का एक हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था। उस समय बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस थे कि क्या पार्लियामेंट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है, कैसे? मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास में। तो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है? क्या पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट करेगा, डीपीएसपीस पे काम करेगी पार्लियामेंट या सरकार, जब डीपीएसपीस पर काम करेगी तो किसी ना किसी इंसान का तो राइट वायलेट होगा ना बेटा। जब भी सरकार कोई ना कोई काम करेगी, स्पेशली हम लोग देख रहे थे उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी सरकार कोई ना कोई काम कर रही थी तो किसी ना किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लड़ाई थी कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट और डीपीएसपीस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक तो सरकार और जुडिशरी का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट अपने को ये समझ में आ गया। उसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि जब अपना युद्ध हुआ, जब 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ जिसमें कि हमने बांग्लादेश बना दिया, उस युद्ध के बाद में चीजें कैसी रही देश में, जरा उसे समझो। हम लोग ये देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव मच। हमारे देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हुई। ऑल्दो इंदिरा गांधी ने वादा किया था, कौन सा वादा किया था? गरीबी हटाओ का वादा किया था, लेकिन गरीबी हट नहीं रही थी। लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी। ठीक है, साथ ही साथ जो यूएस जो इंडिया को एड दे रहा था वो यूएस ने स्टॉप कर दी, वो यूएस ने बंद कर दी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1971 के वॉर में क्या होता है, पाकिस्तान का साथ अमेरिका देता है, हमारा साथ यूएसए साथ देता है। जब हम युद्ध जीत जाते हैं तो अमेरिका को झटका लगता है, और इसके चलते हम लोग देखते हैं कि अमेरिका हमें एड देना बंद कर देता है। ठीक है, हम लोग उसी समय पे ये देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर काफी बढ़ जाते हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ 8 मिलियन रेफ्यूजी जो है, 8 मिलियन रेफ्यूजी भाग के कहां पे आए? 8 मिलियन रेफ्यूजी भाग के अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते भैया। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 8 मिलियन रेफ्यूजी क्या है? 8 मिलियन रेफ्यूजी उस समय युद्ध की स्थिति थी, युद्ध चल रहा था, तो लोग भाग के भारत आते। तो सरकार के सामने चैलेंज ये था कि हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, ये 8 मिलियन लोग और आ गए, इनका क्या करेंगे? तो सरकार के सामने क्या था? सरकार के सामने समस्याएं अनेक थी। ठीक है, इसी के साथ साथ उस समय बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे थे। लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चल रहा था, हाई इंप्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। हम लोग ये देख रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? हाई अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, गांव में हम लोग देख रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हम लोग ये देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज का सेक्टर भी क्या है मेरे लाल, इंडस्ट्रीज वाला सेक्टर भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो सरकार ने इसके चलते क्या किया? सरकार ने इसके चलते ये तय किया कि जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनकी सैलरी को सरकार ने फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया मेरे लाल? फ्रीज कर दिया।
कि जो भी सरकारी लोग हैं इनको हम सैलरी नहीं देते 1 2 3 महीने, क्योंकि हमारे खुद के पास में पैसे नहीं है, और जो पैसे हैं उसका क्या करना है, उसका देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अब पैसे ऑलरेडी नहीं हैं, तो सरकार ने सोचा कि सरकारी लोगों की सैलरी फ्रीज कर दो, और ये जो पैसा बचेगा इससे क्या होगा, इससे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। अब तुम समझो किसी इंसान की सैलरी फ्रीज कर देंगे तो वो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे ना, तो देश की आम जनता तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, अब ये सरकारी लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए कि तुमने क्या किया, तुमने हमारी सैलरी क्यों फ्रोज कर दी। तो लगे हाथ क्या हो गया, समस्या समस्या और बढ़ती चली गई, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट ज्यादा होने लग गए। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि गुजरात में क्या होता है मेरे लाल, गुजरात में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट होता है। ठीक है, 1974 में गुजरात में बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि प्राइजेस बड़े प्राइजेस जो है ना, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्राइजेस है कमोडिटीज के, वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, लोग महंगाई के खिलाफ रोड पर आ रहे थे। तो वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब इस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन किया। जो मोरारजी देसाई थे वो बोलते हैं कि मैं फास्ट ऑन टू द डेथ, मतलब मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार को मतलब वहां पे फिर से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया, लेकिन फिर फ्रेश इलेक्शन हुए तो कांग्रेस वहां पे चुनाव हार जाती है। सेम ऐसे ही प्रोटेस्ट हमें बिहार में देखने को मिलता है। बिहार में भी क्या होता है, बिहार में भी स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये स्टूडेंट लोग किसके पास में जाते हैं, स्टूडेंट लोग जाते हैं जयप्रकाश नारायण के पास में। ये लोग जयप्रकाश नारायण के पास में जाते हैं कि आप हमारा क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए। जयप्रकाश नारायण एक प्रोमिनेंट फिगर थे, जिन्होंने कि एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट इनके पास जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण एग्री करते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण दो चीज पर एग्री करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट रहेगा, प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट रहेगा। दूसरा, ये प्रोटेस्ट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसे हमें पूरे देश में फैलाना होगा। ये जो प्रोटेस्ट ये पैन इंडिया लेवल का होगा, ये जो प्रोटेस्ट ये क्या होगा, ये पैन इंडिया लेवल का होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात मान ली जाती है। और बिहार में क्या होता है, बिहार में भी एक बहुत लंबा आंदोलन होने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बिहार आंदोलन को ज्वाइन कर लेती है, और सब लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि इंदिरा गांधी का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, इसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्ट्राइक चल रही होती है। भैया रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो रेलवे स्ट्राइक की बात करें, उन्होंने बात की कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोनस, एक बेटर लाइफ मिलनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस रेलवे स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया। उन्होंने आर्मी को भेज दिया कि ऐसा ना हो कि ये क्या बोले कि अपन पटरी वगैरह कोई उखाड़ ना ले, ताकि तो वहां पे आर्मी वगैरह को भेज दिया। तो कुछ इस हिसाब से सिनेरियो था। तो अगर अब तुम सारे डॉट को कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले सरकार और जुडिशरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर गुजरात में मूवमेंट चला, बिहार में मूवमेंट चला, रेलवे स्ट्राइक हुई। तो तुम ये देखोगे मेरे लाल कहीं ना कहीं क्या कि देश में हर जगह अनरेस्ट की स्थिति है। देश में हर जगह क्या हो रहा है, देश में हर जगह प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में मेरे लाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट पास कर दिया। जो राजनारायण थे, राजनारायण ने क्या किया था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में किसने चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते हैं राजनारायण। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया। केस में यह था कि जो पिछला चुनाव हुआ था वो इलीगल था। कैसे इलीगल था, राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकारी लोगों का और सरकारी सर्विसेज का इस्तेमाल किया है अपने चुनाव प्रचार के दौरान। जब आप चुनाव के लिए जा रहे हो तो आप एज अ कैंडिडेट जा रहे हो, आप सरकार को लेके नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है वो इलीगल है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सरकारी लोगों का इस्तेमाल किया, सरकारी सर्विसेज का इस्तेमाल किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहता है वो इंदिरा गांधी को क्या है, वो इंदिरा गांधी के चुनाव को इलीगल घोषित कर देता है। अगेन इतनी सारी समस्या में क्या हुआ, इतनी सारी समस्या में बोलते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम यहां पर हो गया मेरे लाल। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हम लोग देखते हैं कि जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे लोग, ये लोग इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की बात करते हैं। ये लोग टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि सारे सेक्टर के सभी लोग रोड पर आ जाओ, ये जो करप्ट गवर्नमेंट है, इस करप्ट गवर्नमेंट का काम मत करो। टोटल रिवॉल्यूशन की बात होती है। नेशन वाइड सत्याग्रह, मतलब नेशन वाइड क्या है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट की मेरे लाल यहां पर बात होती है। इसी के चलते गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जाती है प्रेसिडेंट के पास में। इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट के पास में जाके बोलती है कि आप इमरजेंसी लगा दो। इमरजेंसी किस ग्राउंड पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 बोलता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि अगर देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है
तो इसके तहत क्या है, इसके तहत आप इमरजेंसी लगा सकते हो, तो इसके चलते इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी देश में आधी रात को लग जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट, अपनी मंत्रियों को सुबह सुबह ही बताती हैं, उनको भी नहीं पता होता है। जैसी देश में इमरजेंसी लगती है मेरे लाल, सबसे पहला काम इंदिरा गांधी क्या करती है, सबसे पहला काम इंदिरा गांधी करती है कि सारे प्रेस मीडिया की लाइट कटवा देती है वो, ठीक है। सारे प्रेस और मीडिया की क्या, प्रेस और मीडिया की लाइट कटवा देती है। साथ ही साथ इमरजेंसी में मेरे लाल, इमरजेंसी मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाती है। अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, सबसे पहले अरेस्ट एंड बैन हुए, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि अगर किसी ने कोई क्राइम नहीं भी किया है तो भी शक के आधार पर उसको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, ठीक। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ में सेंसरशिप चल रहा था मेरे लाल, पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें सरकार तय कर रही थी। जुडिशरी का क्या रिस्पॉन्स था, जुडिशरी का मेरे लाल इनिशियली देखें तो हाई कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट्स तो इमरजेंसी के खिलाफ केसेस सुनते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने जुडिशरी के गेट बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दे दिया कि इमरजेंसी के दौरान लोग केस फाइल नहीं कर सकते, भले उनकी फंडामेंटल राइट वॉलेट हो तो भी। इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, इसको हम सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके चलते ये हुआ कि जुडिशरी के गेट बंद हो गए और जो सरकार कर रही है वो लोगों को मानना पड़ रहा है। अच्छा, अब इमरजेंसी तो 2 साल बाद हट भी गई, लेकिन इस इमरजेंसी के लेसन से क्या सीखा, इस इमरजेंसी के लेसन से ये सीखा गया कि भारत में रेजिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि भारत से डेमोक्रेसी जा नहीं सकती। भले ही 1-2 साल क्या हुआ, 1-2 साल देश में हम लोगों ने देखा कि इमरजेंसी के चलते डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं कुचला गया, लेकिन फिर भी भारत के दिल से आप डेमोक्रेसी नहीं निकाल सकते। वो लोग इमरजेंसी में जेल में डाल रहे थे तो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोगों ने अपने, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने अवार्ड्स रिटर्न कर दिए, मतलब कि आप लोग आप लोगों के मन से आप क्या कर सकते हो, मन से आप डेमोक्रेसी को नहीं निकाल सकते हो। साथ ही साथ इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे उनको रेक्टिफाई किया गया मेरे लाल, जैसे कि अब क्या है, अब अगर देश में इंटरनल इमरजेंसी लगती है तो इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन, मतलब कि अगर लोगों ने हथियार उठा लिए तो ही लग सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो कमियां थी वो समझ में आई, इस इमरजेंसी में समझ में आई कि ये कमियां हैं, तो उन कमियों को रेक्टिफाई किया गया। साथ ही साथ वैल्यूज फॉर सिविल लिबर्टीज, इमरजेंसी ने हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या, फंडामेंटल राइट्स के प्रति, इमरजेंसी ने हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति अवेयर कर दिया, ठीक है। अब पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि जब 1977 में डेमोक्रेसी हटती, जब 1977 में इमरजेंसी हटती है तो उस समय चुनाव होते मेरे लाल, और जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव का मुद्दा था एक तरफ सेव डेमोक्रेसी, मतलब जितने भी अपोजिशन के लोग थे उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने सेव डेमोक्रेसी की बात करी। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, जो सारी अपोजिशन की पार्टीज थी इनको ऐसा लग रहा था कि पहले भी क्या हुआ है, पहले भी इनको चुनाव में बहुत अच्छी सक्सेसफुल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है तो लोगों को लगता है कि इसकी आइडियोलॉजी लेफ्ट की है, इसकी आइडियोलॉजी राइट की है, तो जितने भी मेन अपोजिशन के लीडर्स हैं इन्होंने बोला कि अपन अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं। और नई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनती है भैया, नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी बनती है। 1977 का जो इलेक्शन है मेरे लाल, 1977 का इलेक्शन इमरजेंसी के मुद्दे पर लड़ा गया और उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उस समय हम लोग देखते हैं मेरे लाल, उस समय हम लोग देखते हैं कि जो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई क्या होते हैं, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जनता गवर्नमेंट बनी तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सारी की सारी चीजें स्मूथ थी। जनता पार्टी बनी कैसे थी, तो जनता पार्टी मेरे लाल बनी ऐसी थी ना कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी। लेकिन अब जनता पार्टी में क्या आपस में पावर टसल था, तो हम लोग देखते कि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, ये टॉप लीडर्स थे, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में आपस में एक तरीके से लड़ाई थी कि पावर मेरे पास रहे, पावर मेरे पास रहे, पावर मेरे पास रहे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जनता गवर्नमेंट ने डायरेक्शन को लैक किया, ये लोग आपस में क्या कर रहे थे, आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे और इसी के चलते जनता पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, सरकार की मेजॉरिटी चली जाती है और फिर से चुनाव होते हैं। जब फिर से चुनाव होते हैं मेरे लाल तो फिर से कांग्रेस पावर में आ जाती है, मतलब कि जनता पार्टी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि जनता पार्टी में आपस में पावर को लेकर लड़ाई चल रही होती है। फिर से चुनाव होते हैं, फिर से चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो कहां हमें कुछ अल्टरनेटिव दे रही है, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही, कांग्रेस ने तो भी किया था, वो वाली बात हो जाती है मेरे लाल। इसी के बाद में हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि 1980s में कांग्रेस फिर से चुनाव जीत जाती है। 1980s के दौरान से हम लोग ये देखने लग जाते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी।
आपने एक चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि जनता पार्टी ने एक ओबीसी को लेकर मंडल कमीशन अपॉइंट कर दिया था। इसके चलते कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जनता पार्टी का फॉल होने के बाद कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है और फिर कांग्रेस कुछ इसी तरीके से पावर में चल रही होती है। सो ये पूरे चैप्टर का मैंने डॉट कनेक्ट कर दिया है और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को समझाया। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक लगा दी है, तो तुम लोग जाके वन शॉट रिवीजन देख सकते हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अभी घाट फॉर यू ऑल। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे मैराथन सारे यूट्यूब पे कौन से वीडियोस आने वाले सबका यहाँ पे अपडेट लगते रहता है। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।